हेलो एवरीवन। तो रक्षा कर्म का जो मॉडर्न कोरिलेशन है स्टरलाइजेशन, आज हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं आपको पहले भी रक्षा कर्म, जब मैंने आपको आयुर्वेद पोर्शन बताया है तब भी बताया कि वहाँ से या तो 5 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर ही आता है। तो ये टॉपिक, ये वाला टॉपिक और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है एनेस्थीसिया, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। शुरू करते हैं स्टरलाइजेशन को। स्टरलाइजेशन क्या है? It is a process of freeing an article like instrument, टेबल, चाहे कोई सरफेस वाला पार्ट हो या कोई मीडियम हो, सभी को अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री करना चाहते हैं तो उन उस आइटम को, उस पार्टिकल को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करना ही क्या है? स्टरलाइजेशन। जैसे आप सर्जरी में कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज लेते हो, चाहे वो स्वेब होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट हो, स्काल्पल हो, कुछ भी हो, तो हमें उनको वापस रीयूज करने से पहले क्या करना होता है? स्टरलाइज करना होता है। उस पर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगे हुए हैं उन सभी को वहाँ से हटाना होगा, जिससे वो उस पार्ट पे जाके इन्फेक्शन क्रिएट ना कर पाए। तो ऐसा करने के लिए हमें एक प्रोसेस की आवश्यकता होती है जिसको हम स्टरलाइजेशन कहते हैं। स्टरलाइजेशन क्या है? आप बेसिक बात करो स्टरलाइजेशन की, तो स्टरलाइजेशन क्या है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, किसी भी मीडियम को माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री करना ही क्या है? स्टरलाइजेशन कहलाता है। स्टरलाइजेशन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वेजिटेटिव एंड स्पोरिंग स्टेट दोनों पर एक्ट करता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, बैक्टीरिया, वायरस, अलग अलग फॉर्म के होंगे। वेजिटेटिव फॉर्म, कोई जो है स्पोर फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन करता है, तो सभी फॉर्म्स पर ये क्या करता है? एक्ट करता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल ये जो है वो ग्राम नेगेटिव को किल करेगा या ग्राम पॉजिटिव को किल करेगा। स्टरलाइजेशन से हर तरीके का बैक्टीरिया हो, वायरस हो, सभी को किल किया जा सकता है। लेकिन वहीं हम डिसइंफेक्शन की बात करें तो वो स्पोर स्टेट पे एक्ट नहीं करता है। डिसइंफेक्टेंट जैसे फिनाइल लगा के जो करते हैं, मॉपिंग करते हैं, तो वहाँ पे वो जो फिनाइल है वो स्पोर स्टेट पर काम नहीं करेगा, वो केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वेजिटेटिव स्टेट पर ही काम करेगा। तो स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। डिसइंफेक्शन जो है वो स्पोर स्टेट पे कार्य नहीं करेगा। इसमें नंबर ऑफ माइक्रोब्स कम होते हैं, वो इतने कम हो जाते हैं किसी भी मीडियम के नंबर ऑफ माइक्रोब्स डिसइंफेक्शन से, कि वो क्या है? हेल्थ को हार्म नहीं कर पाते। तो डिसइंफेक्शन की, इन्फेक्टेंट्स की डेफिनेशन क्या है? यह एंटी माइक्रोबियल सबस्टांस है जो कि डिसइंफेक्शन प्रोसेस में यूज किया जाता है। इसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट सरफेस पर यूज किया जाता है, जैसे कोई टेबल है या जो है रूम का फ्लोर हो, उसको साफ करने के लिए हम फिनाइल वगैरह का यूज करते हैं। तो ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट सरफेस पर अप्लाई किया जाएगा, जैसे फ्लोर हो गया, टेबल सरफेस हो गया, या कोई वॉल हो गई, उस पर हम इसका यूज करेंगे। एंटीसेप्टिक क्या होता है? ये भी एंटी माइक्रोबियल होते हैं, लेकिन ये लिविंग सरफेस पे यूज करते हैं। जैसे कहीं चोट लग जाती है तो हम फटाफट से एंटीसेप्टिक लगाते हैं कि नहीं लगाते? डिटॉल हो गया, वहाँ एल्कोहल लगा रहे हैं, सेवलॉन लगा रहे हैं, ये सारे क्या हैं? एंटीसेप्टिक हैं। तो एंटीसेप्टिक हम डिटॉल को फर्स्ट पे थोड़ी डालते हैं, हम डिटॉल को स्किन पर कहीं कट लग जाता है वहाँ डिटॉल से स्वैब स्वैब लेके साफ करते हैं कि नहीं? तो ये क्या है? एंटीसेप्टिक तो लिविंग सरफेस पे काम करते हैं और डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं वो नॉन लिविंग सरफेस पे काम करते हैं। फिर बात करें हम कि स्टरलाइजेशन का पर्पज़ क्या है, ज़रूरत क्या है स्टरलाइजेशन करने की। तो कोई भी आर्टिकल हो, उसको अगर आपको पैथोजन फ्री करना है तो आपको स्टरलाइजेशन कराना ही पड़ेगा। सेकंड बात आती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन करना। कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हो और उसको पहले आपने सर्जरी में यूज़ किया था, आप वापस आप रीयूज़ कर रहे हो, तो डेफिनेटली है कि उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे ही होंगे। उस वुंड के इन्फेक्टेड जो बैक्टीरिया, वायरस है, वो उस पर होंगे ही होंगे। तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको उस इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करना पड़ेगा। सर्जिकल प्रैक्टिस में यूज होने वाले सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट को स्टरलाइज करना फॉर द सेफ्टी ऑफ पेशेंट एंड हेल्थ केयर स्टाफ। जो जैसे सर्जन है, ठीक है, तो मान लो सर्जरी करते करते सर्जन को कट लग गया, है ना, और वो जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहा था वो इन्फेक्टेड था, तो वो इन्फेक्शन उसके अंदर भी जा सकता है। उसी तरीके से वो पेशेंट के अंदर भी जा सकता है। तो इसीलिए आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट कुछ भी यूज कर रहे हो तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप पहले उसको स्टरलाइज कर लो। फिर हम
स्टरलाइजेशन की बात तो कर ली, स्टरलाइजेशन तो समझ भी लिया, लेकिन हमें मेथड पता होना चाहिए कि किन किन मेथड के थ्रू हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसको स्टरलाइज कर सकते हैं। तो दो मेथड होते हैं स्टरलाइजेशन, एक फिजिकल मेथड है, एक केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में क्या क्या प्रोसेस आते हैं पहले उसकी बात करेंगे। तो देखिए फिजिकल मेथड कितने टाइप का होता है, नेचुरल, हीट, रेडिएशन और फिल्ट्रेशन, 4 टाइप का ये होता है। कौन कौन से टाइप आते हैं फिजिकल के अंदर, नेचुरल, हीट, रेडिएशन, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन को ही आप मैकेनिकल कह सकते हो। फिर हम नेचुरल की बात करें तो नेचुरल में तो कुछ भी नहीं है, जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि कोई गंदा कपड़ा है, ठीक है, और उसको आपने वॉश किया, फिर आप उसको कहाँ सुखाते हो, धूप में, क्योंकि धूप में जितने भी उसके अंदर वायरस वगैरह होंगे वो किल हो जाएंगे। तो नेचुरल सनलाइट में जो यूवी रेज होती हैं उनसे भी आप किसी भी चीज़ को स्टरलाइज कर सकते हो, ठीक है। फिर सेकंड आता है हीट। हीट से कोई भी इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट का आप स्टरलाइजेशन कैसे करोगे, तो ये भी दो तरीके से होता है, एक तो होता है ड्राई हीट और एक होता है मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट में आपको उस इंस्ट्रूमेंट को रेड हॉट होने तक क्या है गर्म करना होता है, एकदम रेड, जैसे लोहे को आप एकदम लाल दिखे तब तक गर्म करने हैं, उसी तरीके से उस इंस्ट्रूमेंट को हीट देनी है। तो रेड हीट तक उसको गर्म करना है। फ्लेमिंग से, रेड हीट से आप उसको हीट दे सकते हो, फ्लेमिंग मेथड से हीट दे सकते हो, इंसिनरेशन एक मैकेनिकल मेथड होता है, इससे आप उसको हीट दे सकते हो। और हॉट एयर अवन जो होते हैं, अवन में रख करके हाई टेम्परेचर से भी उस इंस्ट्रूमेंट के बैक्टीरिया वायरस को आप किल कर सकते हो, या इंफ्रारेड से भी आप उसको किल कर सकते हो। तो ये जो सारे मेथड हैं ये ड्राई हीट के मेथड हैं, चाहे आप उसमें उस इंस्ट्रूमेंट को रेड हीट दे रहे हो, फ्लेमिंग मेथड से जो है बैक्टीरिया वायरस को किल कर रहे हो, चाहे वो इंसिनरेशन यूज़ कर रहे हो, चाहे हॉट एयर ओवन है या इंफ्रारेड है, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, ड्राई हीट के अंदर। एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। फिर आता है मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट में जैसे कि इसमें भी टेम्परेचर वेरी करता है, एक तो 100 से कम टेम्परेचर पर आप बॉईल कर रहे हो, एक 100 पर कर रहे हो और एक 100 से ज़्यादा। तो जब भी हम मिल्क का पास्चराइजेशन करते हैं तो हम बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसको टेम्परेचर देते हैं, है ना। और कोई भी चीज़ जैसे पानी उबालना है या कुछ और उबालना है तो उसको उबालने के लिए हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाली। और टिंडलाइजेशन में भी हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट देते हैं, तब किसी भी चीज़ का स्टरलाइजेशन या वो बैक्टीरिया वायरस फ्री हो सकता है। फिर अबव 100 ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव में जो हीट दी जाती है वो अबव 100 दी जाती है, तो उस ऑटोक्लेव में आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट रख करके उसको 100 से ज़्यादा हीट दे करके बैक्टीरिया वायरस को किल कर सकते हो। तो थर्ड मेथड आता है रेडिएशन। रेडिएशन दो तरीके के होंगे, नॉन आयोनाइजिंग और आयोनाइजिंग, ठीक है। केवल इतना नहीं पढ़ना, हम डिटेल में केवल ये वाली चीज़ें ही पढ़ेंगे। फिर आता है फिल्ट्रेशन या मैकेनिकल। फिल्ट्रेशन या मैकेनिकल में जैसे कि स्टरलाइजेशन के लिए आप मेम्ब्रेन मेथड का या जो है सिंक्रेटेड ग्रास का यूज़ कर सकते हो, एस्बेस्टोस का यूज़ कर सकते हो। तो नहीं पढ़ना है, सिलेबस में नहीं है, केवल इनके तो नाम याद रखने हैं, बाकी डिटेल यहाँ से पूछी जाती है और यही आपके सिलेबस में है। फिर केमिकल मेथड को भी देख लेते हैं। केमिकल मेथड जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक लिक्विड और एक गैस। तो गैस में आप फॉर्मेल्डिहाइड गैस का या इथिलीन ऑक्साइड गैस का यूज़ करके जो कोई भी पार्टिकल है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री कर सकते हो। लिक्विड में एल्कोहल का यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने देखा भी होगा कि कई बार अगर स्पिरिट नहीं होती है तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट को अल्कोहल से भी वॉश कर लिया जाता है। एल्डिहाइड, फिनॉल और हेलोजन, हैवी मेटल्स या डाई, इनका यूज़ भी कोई भी कोई भी मटेरियल है या मीडियम है उसको जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री करने के लिए किया जाता है। तो जो आपके सिलेबस में है वो है हीट मेथड वाला। तो पहले हम हीट के अंदर भी ड्राई हीट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फ्लेमिंग मेथड। फ्लेमिंग मेथड में कैसे यूज करोगे, क्या करना होता है फ्लेमिंग मेथड, बात करते हैं कि जो फ्लेम है या आग है उस पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसको आप रेड हॉट होने तक हीट कीजिए। फ्लेमिंग मेथड जो होता है कौन से इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज लिया जाता है, जो इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ब्लंट होते हैं, ब्लंट इंस्ट्रूमेंट के लिए फ्लेमिंग मेथड का यूज किया जाता है। उन इंस्ट्रूमेंट को आग पर या फ्लेम कर रखकर रेड हॉट होने तक गर्म किया जाता है। जैसे कि कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं ब्लंट, पॉइंटेड फोर्सेप हो गए या जो स्पेचुलास वगैरह हैं, उनको हम जो है
फ्लेमिंग मेथड से स्टरलाइज करते हैं। तो सेकेंड मेथड आता है हॉट एयर अवन। हॉट एयर अवन एक पूरा एक कंटेनर टाइप होता है, आपने देखा भी होगा रसशास्त्र की लैब में जो रखा रहता है। हॉट एयर ओवन और ऑटोक्लेव दोनों ही रखे रहते हैं। अगर आप कभी रसशास्त्र की लैब में गए होंगे तो आपने ज़रूर देखा होगा। ठीक है, तो हॉट एयर ओवन जो होगा इसमें क्या करते हैं हम, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसको 50 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट देते हैं। इस हीट से उस इंस्ट्रूमेंट पर प्रेजेंट सारे के सारे बैक्टीरिया वायरस जो होते हैं वो किल हो जाते हैं इतने टेम्परेचर से। तो ये जो है हॉट एयर ओवन में टेम्परेचर कितना रखना होता है ये बात आपको याद रखनी है। 50 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में आप कितना भी रख सकते हो, लेकिन जो है मेन अगर इसका आपसे एक ही टेम्परेचर पूछा जाए तो आपको बोलना है 160 डिग्री पर। अगर 1 घंटे तक आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हॉट एयर ओवन में रखते हो तो वो इंस्ट्रूमेंट जो होता है बैक्टीरिया वायरस फ्री हो जाता है। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से स्टरलाइज कर सकते हो हॉट एयर ओवन में रख के, सीजर्स है, स्काल्पल है, सिरिंज है, फोर्सेप है, इन सबको आप इसके अंदर रख सकते हो। यानी कि हॉट एयर ओवन से इसका स्टरलाइजेशन किया जाता है। जितने भी शार्प इंस्ट्रूमेंट आपके पास होंगे उनको स्टरलाइज करने के लिए आपको हॉट एयर ओवन की हेल्प लगेगी। फिर उसके बाद आता है थर्ड मेथड इंसिनरेशन। इंसिनरेशन क्या है, रैपिड डिस्ट्रॉइंग, यानी कि आपको इतना टेम्परेचर देना है उस इंस्ट्रूमेंट को पर्टिकुलर, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है या कोई क्लॉथ हो गए या फिर जो है कोई पैथोलॉजिकल मटेरियल हो गया जिसको आपको बैक्टीरिया वायरस फ्री करना है, तो उसको रैपिड डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो कोई भी बैक्टीरिया वायरस या कोई भी कंटामिनेटेड क्लॉथ हो या हॉस्पिटल का कचरा हो या पैथोलॉजिकल कोई भी मटेरियल हो जो कुल मिला के कैसा है, इन्फेक्टेड है, बैक्टीरिया वायरस वाला है, तो उसको रैपिड डिस्ट्रॉय करने के लिए सबसे एक्सीलेंट मेथड है इंसिनरेशन। इसमें टेम्परेचर आपको स्पेशली याद रखना है, ये 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसमें मेंटेन किया जाता है। जैसे कि जो हॉस्पिटल से जो कचरा निकलता है, आपने देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर अलग अलग तरीके के डस्टबिन होते हैं, येलो होता है, ब्लैक होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, रेड होता है। तो अलग अलग तरीके के डस्टबिन में अलग अलग टाइप का कचरा डाला जाता है, ये आपने पहले पढ़ रखा होगा, डिटेल में बात करेंगे। तो जो स्पेशली जो कंटामिनेटेड होता है, जैसे कोई भी सर्जरी हुई, मान लीजिए कोई HIV का पेशेंट है और उसकी किसी भी तरीके की सर्जरी हुई है, तो आपको उसकी सर्जरी में जो भी चीज़ें हैं, जैसे स्वैब यूज़ किया गया है, कॉटन यूज़ किया गया है ना, और भी स्ट्रिप वगैरह जो भी सिरिंज वगैरह जो भी यूज़ की गई है उसको फटाफट डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, वरना किसी और पेशेंट को भी हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने का सबसे अच्छा मेथड जो है वो है इंसिनरेशन। इसके द्वारा आप फटाफट से वो जो भी सिरिंज वगैरह उनको डिस्ट्रॉय करोगे, जिससे इन्फेक्शन जो है वो कहीं और ना फैल पाए। फिर उसके बाद ड्राई हीट के पहले हीट के अंदर हमने ड्राई हीट पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं मॉइस्ट हीट। इसमें सबसे पहला हमने देखा था बिलो 100 वाला। तो बिलो 100 के द्वारा हम क्या करते हैं, पास्चराइजेशन करते हैं। मिल्क के लिए ये मेथड यूज होता है जनरली। तो इसमें क्या होता है, पास्चराइजेशन भी दो तरीके से किया जाता है, एक तो किया जाता है होल्डर मेथड से और एक किया जाता है फ्लैश मेथड से। होल्डर मेथड में क्या करना है, आपको जिस भी चीज़ का पास्चराइजेशन करना है उसको 30 मिनट तक 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर होल्ड करके रखना है, यानी कि आधे घंटे तक उसको कंटिन्यू 60 डिग्री सेंटीग्रेड का आपको टेम्परेचर प्रोवाइड कराना है। ये करते हो तो उसको हम कहते हैं होल्डर मेथड। फिर आता है फ्लैश मेथड। फ्लैश मेथड में क्या करते हैं, पहले 15 से 20 मिनट तक आप उसको 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर दोगे। पहले तो इतनी हीट दी आपने, कितना, 15 से 20 मिनट तक आपको उसको 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट देनी है। फिर उसके बाद क्विकली आपको उसको 30 डिग्री पर ठंडा करना है। ठीक है, पहले ज़्यादा हीट दी, फिर कम टेम्परेचर पर ला के आप उसको क्या कर रहे हो, ठंडा कर रहे हो। इसको हम कहते हैं फ्लैश मेथड। तो ये किया जाता है। अब देखिए दोनों में हमने बिलो 100 टेम्परेचर काम में लिया है। अब हम एट 100 की बात करेंगे। 800 पे क्या किया जाता है, बॉइलिंग की जाती है। तो बॉइलिंग वाटर में कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, आपके पास कुछ भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो आप पानी गर्म कीजिए। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी जब गर्म होने लग जाए तो बॉइलिंग वाटर में आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी आर्टिकल है जिसको स्टरलाइज करना है,
उसको फुली इमर्ज कर दीजिए, यानी कि पानी में डुबो दीजिए पूरी तरीके से, और 10 मिनट तक उसको बॉईल कीजिए पूरा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट तक आपको उसको बॉईल करना है। ये क्या होता है, ये मॉइस्ट हीट का सेकंड मेथड है, ठीक है। अब इसमें जब भी आप स्टरलाइज कर रहे हो तो उसमें वाटर के साथ साथ अगर आप 2% NaCO3 डाल देते हो तो स्टरलाइजेशन और ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो स्टरलाइजेशन अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट का कर रहे हो, उसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बॉइलिंग वाटर डाल के अगर आप उसमें 2% NaCO3 डाल देते हो तो स्टरलाइजेशन ज़्यादा अच्छे बेटर तरीके से हो पाएगा। फिर आता है थर्ड ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में अबव 100 टेम्परेचर दिया जाएगा। तो ये स्टरलाइजेशन का सबसे मोस्ट कॉमन मेथड है। स्टीम, इसमें क्या होता है, हम किसका यूज़ कर रहे हैं, मॉइस्ट हीट का कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो स्टीम होगी, जो वेपर होगी, उसके द्वारा इंस्ट्रूमेंट को जो है माइक्रोब्स फ्री किया जाता है। तो इसमें स्टीम अंडर प्रेशर मैकेनिज्म काम करती है। कैसे काम करेगी एक एक करके देखेंगे। ऑटोक्लेव में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने के लिए टेम्परेचर हाई रखा जाता है, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी, यानी कि इन 3 चीज़ों का यूज़ लेकर के हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को क्या करते हैं, माइक्रोब्स फ्री करते हैं। तो हाई टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी का यूज़ करके आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या कर सकते हो, ऑटोक्लेव में स्टरलाइज कर सकते हो। तो पहले तो आपको ये बात याद रखनी है कि ऑटोक्लेव में हम किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, मतलब क्या क्या मेन जो होते हैं उसके, जिससे कोई भी बैक्टीरिया जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो बैक्टीरिया वायरस फ्री होता है। तो कौन सी मैकेनिज्म पे काम करता है, ये स्टीम अंडर मैकेनिज्म पे काम करता है, जिसमें हम हाई टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी के द्वारा उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को बैक्टीरिया वायरस फ्री करते हैं। अब इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। स्टरलाइजेशन, जो ऑटोक्लेव है उसमें स्टरलाइजेशन स्टीम अंडर प्रेशर द्वारा किया जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले पानी गर्म होगा। एक, जो आप इसका ऑटोक्लेव का डायग्राम देखिएगा, उसमें एक चैम्बर होता है जिसके अंदर पानी गर्म होते रहता है, और उस पानी की धीरे धीरे क्या बनती है, वेपर बनती है, भाप बनती है, जो सराउंड का ऑटोक्लेव का जो एनवायरनमेंट है उसके इक्वल हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या चल रहा है, पानी गर्म हुआ, उससे भाप निकली, भाप निकलने के बाद वो भाप जो होती है उस सराउंडिंग के टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगी। जैसे ही आप वेसल को क्लोज करोगे, वेसल क्लोज होते ही क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा ऑटोक्लेव के अंदर, वैसे वैसे वाटर का टेम्परेचर भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा वैसे वैसे वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, सैचुरेटेड हीट की पेनिट्रेटिंग पावर बेटर हो जाती है। जो वहाँ पे मॉइस्चर बन रहा है, जो वहाँ पे वेपर बन रही है, भाप बन रही है, स्टीम बन रही है, उसकी किसी इंस्ट्रूमेंट को पेनिट्रेट करने की पावर क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि ऑटोक्लेव के अंदर, उस कंटेनर के अंदर प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है। तो इन दोनों की वजह से जो स्टीम बनती है उसकी पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, और ज़्यादा बेटर होती जाती है। और जितनी ज़्यादा उस वेपर की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती जाएगी, उतना ही जल्दी और उतना ही इफेक्टिवली कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा वो स्टरलाइज हो पाएगा। क्लियर है बात। तो जब यह स्टीम किसी भी कूलर सरफेस यानी कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के कांटेक्ट में आएगी, तब वाटर में वो कंडेंस हो जाएगी। जैसे यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, इसके ऊपर आकर के ऐसे ऐसे स्टीम गिर रही है, धीरे धीरे ये ठंडी होगी, तब ये वाटर में कन्वर्ट होती जाएगी, और क्या होगा, जो वेपर की जो हीट है वो इसके अंदर चेंज हो जाएगी, इसके अंदर इंटर हो जाएगी। तो जो भी इसकी लैंसेट हीट है, जो भी वेपर की हीट है, वो सारी की सारी कहाँ चली जाएगी, इंस्ट्रूमेंट के अंदर चली जाएगी, जिस हीट की वजह से, जिस हाई टेम्परेचर की वजह से वो इंस्ट्रूमेंट पूरा जो माइक्रोब्स फ्री हो जाएगा, यानी कि वो फुली स्टरलाइज हो जाएगा। तो ये जो मेथड रहता है वो ऑटोक्लेव के अंदर रहता है। इसमें आपको 3 बात याद रखनी है, ये अलग से आपसे 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ऑटोक्लेव में टेम्परेचर अबव 100 रखा जाता है। इसमें हम स्टीम अंडर प्रेशर मेथड का यूज़ करते हैं, जिसमें हाई टेम्परेचर, प्रेशर या ह्यूमिडिटी के द्वारा किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जो है स्टरलाइज किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना, कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ ज़रूर लेना, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि हमने बात की थी कि हम इसमें टेम्परेचर अबव 100 रखते हैं। तो मेनली इसमें टेम्परेचर जो होता है वो 121 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। प्रेशर भी इसमें कितना रखा जाता है, 5 पाउंड रखा जाता है। और कितना टाइम देते हैं,
कितने टाइम तक उसमें रखना होता है इंस्ट्रूमेंट को, 15 टू 45 मिनट तक आप इंस्ट्रूमेंट को ऑटोक्लेव के अंदर रखोगे। इसका यूज़ किसमें होता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में, जैसे सिरिंज है, निडल है, ठीक है, लिलिन सूचर है, जो आप जो सूचरिंग में जो धागा काम में लेते हो वो वाला, उसका मटेरियल, स्वैब, मास्क, ग्लव्स, इन सबको किसके द्वारा स्टरलाइज किया जाता है, ऑटोक्लेव मेथड से स्टरलाइज किया जाता है। जो ऑटोक्लेव होता है उसके अंदर 4 मेन पार्ट होते हैं। एक हैंडल होता है, इसका डायग्राम जरूर देखना आप। एक हैंडल होता है, एक वॉल्व होता है, एक विशल होती है और एक प्रेशर इंडिकेटर होता है, जहाँ से प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। इसमें जब भी आप किसी भी चीज़ को स्टरलाइज कर रहे हो तो आपको क्या चीज़ मेनली ध्यान रखनी होती है कि जो मटेरियल आपने अंदर रखा है, ये पॉइंट बहुत स्पेशल है, ध्यान से सुनिएगा। स्पेशल अटेंशन आपको इसमें क्या देनी है, देखिए कि जो भी मटेरियल आपने अंदर रख रखा है वो मटेरियल की पैकिंग लूज होनी चाहिए। अगर आपने टाइट पैकिंग वाला मटेरियल रखा होगा तो वेपर उसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगी, इसीलिए पैकिंग उसकी लूज होनी चाहिए, क्योंकि टाइट पैकिंग को स्टीम जो है पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। सेकंड क्या है, जो मटेरियल स्टरलाइजेशन में ज़्यादा टाइम लेते हैं, यानी कि जिनको स्टरलाइज होने में कम से कम 40 मिनट या 45 मिनट इससे भी ज़्यादा टाइम लगता है, उनको आपको अपर चेंबर में रखना चाहिए, जिससे जो है स्टीम जो है पेनिट्रेशन करना जल्दी शुरू कर दे। जैसे टावल है, गाउन है ना, जो डॉक्टर की गाउन होती है वो, और ड्रेसिंग मटेरियल, ये सारे स्टरलाइजेशन में ज़्यादा टाइम लेते हैं, ठीक है। तो इनको आपको अपर चेंबर में रख के क्या करना है, स्टरलाइज करना है, क्योंकि इनको स्टरलाइज होने में टाइम ज़्यादा लगता है। मेटल के जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनको लोअर चेंबर में रखना चाहिए, क्योंकि जल्दी स्टरलाइज हो जाते हैं। प्रत्येक आर्टिकल अपनी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर ही स्टरलाइजेशन में टाइम लेता है, जैसे कि सिरिंज है, मेटल के इंस्ट्रूमेंट, ये 20 मिनट में ही स्टरलाइज हो जाते हैं। रबर ग्लव्स जो होते हैं जो सर्जरी में यूज लिए जाते हैं वो 30 मिनट लेते हैं स्टरलाइज होने में। गाउन है, टावल है, ड्रेसिंग मटेरियल है, ये 45 मिनट लेते हैं किसमें, स्टरलाइजेशन की प्रोसेस में। तो हर आर्टिकल जो है वो अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग स्टरलाइजेशन में टाइम लेगा। तो उस अकॉर्डिंग ही, ऐसा नहीं है कि आपने ऑटोक्लेव चलाया और 5 मिनट में बंद कर दिया, 5 मिनट में किसी भी चीज़ का स्टरलाइजेशन नहीं होगा। जो आर्टिकल, जो इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइजेशन में जितना टाइम लेता है, आपको ऑटोक्लेव में उसे उतनी ही देर तक रखना पड़ेगा। तो ये जो था आपका मोस्ट हीट वाले तीनों पॉइंट्स जो है कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था रेडिएशन। रेडिएशन में हम नॉन आयोनाइजिंग और आयोनाइजिंग मेथड का यूज़ करते हैं। नॉन आयोनाइजिंग मेथड में इंफ्रारेड और यूवी रेज का यूज़ करते हैं, जिनका यूज़, इंफ्रारेड और यूवी रेज का यूज़ हम जो प्री पैक्ड आइटम होते हैं ना, जो हमें मार्केट में मिलते हैं, केमिस्ट की शॉप में मिलते हैं, जैसे सिरिंज है, कैथेटर है, ओटी ओटी और लैब में जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह आपको यूज़ आते हैं, या फिर ओटी को भी आपको सर्जरी से पहले एक बार स्टरलाइज करना होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई बैक्टीरिया, वायरस या टीबी का कोई बैक्टीरिया नहीं रह गया हो। तो ऑपरेशन थिएटर को भी स्टरलाइज सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद दोनों टाइम आपको करना होता है। तो उसको स्टरलाइज करने के लिए आप इंफ्रारेड मेथड या यूवी रेज का यूज़ करोगे। तो जितने भी प्री पैक्ड आइटम है जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, सिरिंज है, कैथेटर है, निडल है, जो भी है, और ओटी और लैब, इन सबको स्टरलाइज करने के लिए हम नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यानी कि इंफ्रारेड और यूवी रेज का यूज़ करते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन, जैसे कि आयोनाइजिंग रेडिएशन में गामा रेज, एक्स रेज और कॉस्मिक रेज का यूज़ किया जाता है। इनका यूज़ जैसे प्लास्टिक की जो सिरिंज होती हैं, क्लॉथ होते हैं, मेटल होते हैं, इनको स्टरलाइज करने के लिए किया जाता है। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट केवल ये हीट वाला ही पार्ट है, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट वाला, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा था एक गैस स्टरलाइजेशन, जिसमें हम फ्यूमिगेशन के द्वारा जो है स्टरलाइजेशन करते हैं। फ्यूमिगेशन कैसे, कोई भी एक चैम्बर है उसमें आपको क्या करना है, इथाइलिन ऑक्साइड जो गैस है उसको यूज़ करना है, कोई भी एरिया है, कोई भी पार्ट है, उसको स्टरलाइज कर, फ्यूमिगेशन यानी कि धुआं के द्वारा। तो चैम्बर में आपको इथाइलिन ऑक्साइड गैस का यूज़ स्टरलाइजेशन एजेंट की तरह यूज़ करते हैं, जिसमें क्या करना है, 3 से 6 घंटे तक गैस द्वारा स्टरलाइजेशन उस एरिया का या उस चैम्बर का चलता रहता है। इसका टेम्परेचर आप ही के ऊपर होता है, इसका टेम्परेचर आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हो। इथाइलिन ऑक्साइड के स्थान पर अगर फॉर्मेल्डिहाइड का यूज भी हम कर सकते हैं फ्यूमिगेशन या गैस स्टरलाइजेशन में।
तो जितने भी ऑपरेशन थिएटर होते हैं, हॉस्पिटल में वार्ड होते हैं, हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट को आप ब्लैंकेट देते हो तो बार बार उनको वॉश तो कर नहीं सकते। उनको इन्फेक्शन फ्री करने के लिए उनका क्या किया जाता है, फ्यूमिगेशन किया जाता है। या फिर जितनी भी हार्ट और लंग्स की मशीन होती हैं, जो भी हम मशीन्स का यूज़ करते हैं, उन सबको स्टरलाइजेशन फ्यूमिगेशन मेथड के द्वारा किया जाता है। और फ्यूमिगेशन मेथड में या तो फॉर्मल्डिहाइड का यूज़ किया जाता है या इथाइलिन ऑक्साइड गैस का यूज़ किया जाता है। और इन गैस को 3 से 6 घंटे तक आपको यूज़ करना है, तब किसी भी चीज़ का या किसी चैम्बर का ओटी का स्टरलाइजेशन हो पाएगा। ठीक है। इसका डिसएडवांटेज है, लेकिन क्या डिसएडवांटेज है, अगर पर्सन इसके कांटेक्ट में आता है तो उसकी आई में क्या होती है, इरिटेशन होती है। फिर हमने पढ़ा था एक केमिकल मेथड जिसको आप कोल्ड स्टरलाइजेशन भी कह सकते हो। तो इनका यूज आपको उनमें करना है जो ऐसे कोई मटेरियल है आपके पास, ऐसा कोई मीडियम है जो अगर हीट के कांटेक्ट में आया तो वो खुद की अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो उन पार्ट को, उन मटेरियल को स्टरलाइज करने के लिए हमें हीट का यूज़ नहीं करना होता, फिर हम वहाँ केमिकल मेथड का यूज़ करते हैं। तो जो मटेरियल ज़्यादा हीट के कांटेक्ट में आने पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनके लिए केमिकल मेथड का यूज़ किया जाता है। जो भी हीट सेंसिटिव मटेरियल है, जो हीट को ज़्यादा झेल नहीं सकते, अगर ज़्यादा हीट आपने दी तो वो खुद डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इन्फेक्शन तो क्या, खुद इंस्ट्रूमेंट या खुद मटेरियल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उसमें आपको केमिकल मेथड का यूज़ करना पड़ता है। जैसे बायोलॉजिकल जितने भी मटेरियल्स हैं, इनको आप ज़्यादा हीट दोगे तो इनके जो भी इनकी जो स्ट्रक्चर है उनके अंदर डैमेज होना शुरू हो जाता है। फाइबर्स हो गए या फिर प्लास्टिक आइटम, कई ज़्यादा प्लास्टिक आइटम को भी अपन ज़्यादा हीट नहीं दे सकते, तो उनको स्टरलाइज करने के लिए आपको केमिकल मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। केमिकल डिसइंफेक्टेंट बैक्टीरियल प्रोटीन को क्या कर देते हैं, ये कैसे काम करते हैं, जितने भी आप केमिकल मेथड में केमिकल डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करते हैं, ये बैक्टीरिया की जो प्रोटीन होती है उसको कोएगुलेट कर देते हैं। ठीक है। जैसे ही बैक्टीरिया की प्रोटीन जो होगी वो कोएगुलेट हो जाएगी, यानी कि पूरा का पूरा उसका नॉर्मल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, तो बैक्टीरिया जो हार्मफुल इफेक्ट दिखाता है वो नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि उसके प्रोटीन के अंदर पूरा का पूरा क्या हो गया, चेंजेस आ गए। तो केमिकल डिसइंफेक्टेंट बैक्टीरियल प्रोटीन को कोएगुलेट करके प्रोटीन के नॉर्मल कंपोजिशन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से माइक्रोब्स की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। क्योंकि उनके पास ले दे के एक प्रोटीन ही तो होती है बैक्टीरिया वायरस के पास, आप उसके भी कंपोजिशन को चेंज कर दोगे तो वो जिंदा कैसे रहेगा, वो भी मर जाएगा। तो केमिकल मेथड कैसे काम करता है ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके एडवांटेज क्या है, एक तो इजी मेथड है, दूसरा जो हीट सेंसिटिव मटेरियल है जिनको हम हीट से स्टरलाइज नहीं कर सकते उनको स्टरलाइज आप कर सकते हो। तो इस पर कौन कौन से केमिकल का यूज़ लिया जाता है, फिनॉल है, लाइजोल है, और फॉर्मेलिन है, सेवलॉन है, डिटॉल है, स्पिरिट है, ये सारे के सारे केमिकल मेथड में यूज लिए जाते हैं फॉर स्टरलाइजेशन। तो ये जो आपका टॉपिक था स्टरलाइजेशन कंप्लीट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको लगा हो कि ज़्यादा स्पीड में पढ़ा दिया गया है, नहीं समझ में आया है, तो ज़रूर पूछिएगा, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर, एग्जाम में हर बार आता है, हर बार आता है, बहुत खास है। जिन बच्चों को केवल इतना ही है कि हमें केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पता चल जाए, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा ज़रूर। थैंक यू।